हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक हमारे चैनल में रिबूट कैंप में आपका स्वागत है। और इस सीरीज़ के अंदर हम लोगों ने ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट किया था। बायो का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। और उस ह्यूमन फिजियो के अंदर भी हमारा सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये हमने स्टार्ट किया था। और हम ब्रीदिंग ऑफ और एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ते हुए काफ़ी आगे तक आ गए थे। तो हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली थी। तो मैं एक बार ब्रीफ दे देता हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें कवर की थी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। और जो भी वीडियोस हैं हमारी अपलोडेड हैं वो स्टार्टिंग से देखें। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप सीक्वेंशियल मैनर में देखते चले जाइए, आपको पूरी सीरीज़ काफ़ी पसंद आएगी। टॉपिक में भी आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी। तो हमने ये जो पूरा ये सीरीज़ है, ये स्टार्ट किया था ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, जिसमें हमने सबसे पहले अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाने वाले रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा। फिर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के सभी अलग अलग कंपोनेंट्स को हमने देखा। नेजल पैसेज हमने देखा। हमने फिर आगे चल के ट्रैकिया, लंग्स के बारे में देखा। उसके बाद फिर नेजल चेम्बर के अलग अलग रीजन्स को देखा। रेस्पिरेटरी ट्री को देखा, ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स। एल्वियोलाई के अंदर क्या व्यवस्था है वो देखी। फेरिंग्स के अंदर क्या चीज़ें हैं। लैरिंग्स के स्ट्रक्चर को देखा, वॉइस बॉक्स को। फिर मैकेनिज्म पढ़ा ब्रीदिंग का, नॉर्मल ब्रीदिंग, फोर्सफुल ब्रीदिंग, ये सारी चीज़ें हमने कवर की। ठीक है। और उसके बाद फिर हमने रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ वाला पार्ट देखा। उसके बाद फिर हमने एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्रिंसिपल पढ़ा लास्ट सेशन में। और अब हम आ गए हैं अपने अगले सेशन में, और अब इस पार्ट में हम कवर करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। क्या कवर कर रहे हैं बच्चों? वी आर वी आर गोइंग टू डिस्कस ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। ठीक है जी। तो रेस्पिरेटरी गैसेस जब मैं बोलता हूं तो हमारे पास दो ही मेन गैसेस के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, और तो कोई तीसरी गैस तो हमें पढ़नी नहीं है। तो हमें बेसिकली इस टॉपिक के अंदर वी हैव टू डील विद ओनली टू थिंग्स। द फर्स्ट वन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड द सेकेंड वन इज transport of carbon dioxide. Okay, so these are the two things which we have to discuss. ठीक है, जिसमें से आज हम फिलहाल ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को ही मेनली डिस्कस करने वाले हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को किसी और सेशन में देखेंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ही अपने आप में थोड़ा सा समझने लायक टॉपिक है। तो हम उनके बारे में समझेंगे आराम आराम से। और मैं नहीं चाहता कि एक साथ आप बहुत सारी चीज़ें कवर करें, तो एक ही वीडियो में बहुत सारी बातें हों। हम छोटे छोटे जो एस्पेक्ट्स हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के, उन्हें कवर करते हैं, सो दैट जो टॉपिक आपको, जैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन आपको दिक्कत दे रहा है अगर, तो हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के लिए एक पर्टिकुलर छोटी सी वीडियो है, फटाफट देखकर सीख सकते हैं। तो आपको बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस ना देखनी पड़े, इसलिए मैं बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में ये पूरी सीरीज बना रहा हूँ। ठीक है। तो और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। अपनी जो भी वैल्यूएबल सजेशन है आप उन्हें कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और आप सपोर्ट करें इस चैनल को। ठीक है। तो हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं, तो मैं इसी से स्टार्ट कर रहा हूँ अपना डिस्कशन। तो जो ऑक्सीजन है बेटा, ये एक बहुत वाइटल गैस है हमारे लिए, हमें पता है, क्योंकि हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, है ना। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है भाई कि हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपने जो फूड के कंपोनेंट्स हैं उसको ऑक्सीडाइज करके उसमें से एनर्जी निकालते हैं। लेकिन एल्वियोलाई पे, या ऐसे कह लो कि लंग्स पे, एक्सचेंज होने के बाद टिश्यूज तक पहुंच कैसे रहा है ऑक्सीजन, अभी हम फिलहाल उसकी बात कर रहे हैं। तो जब मैं बात करता हूं ट्रांसपोर्ट की, तो बेसिकली आई एम डीलिंग विद ट्रांसपोर्ट, मतलब कहां से? लंग्स से, फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज। तो लंग्स से टिश्यूज के पास कैसे पहुंच रहा है, ये ट्रांसपोर्ट में हम अभी कवर करने वाले हैं। आ रही बात समझ में? तो हम बहुत ही सिंपल सिंपल पॉइंट्स की फॉर्म में समझेंगे इन बातों को, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड हमें वैसे भी कोई टॉपिक नहीं करना। कॉम्प्लिकेशंस करने के लिए हम यहाँ पर बैठे ही नहीं है बेसिकली। अगर हम अपनी वीडियोस के थ्रू किसी टॉपिक को थोड़ा और सिंप्लीफाई नहीं कर पाए तो कोई मतलब नहीं है। देयर इज नो पॉइंट इन क्रिएटिंग वीडियोस, क्रिएटिंग कंटेंट फॉर यू।
तो हम कोशिश करेंगे कि ये चीजें थोड़ी सी आराम से प्यार से है हल्का फुल्का डिस्कशन करके समझ में आ जाए, बेसिक बातें हैं। तो हम पढ़ रहे हैं बेटा ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो मेनली यानी कि करीब करीब कितना 97% के आसपास है ना, अप्रोक्सीमेटली 90, मतलब 97 मतलब लगभग सारा ही हो गया ना। तो लगभग सारा ही किसकी फॉर्म में जाता है बेटा? इन फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है बेटा? हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट है हमारे ब्लड के अंदर, हमारे आरबीसी के अंदर। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जब उस हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है ना, तो हम उसे उस रिजल्टिंग मॉलिक्यूल को ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो बेसिकली ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज हीमोग्लोबिन एसोसिएटेड विद ऑक्सीजन, जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन के साथ, तो हमने उसी को नाम दिया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ठीक है सर, 97% तो ठीक है, आपने बता दिया ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में जाता है। रिमेनिंग जो होता है बेटा 3% के आसपास जो बच गया, जो रिमेनिंग 3% है, जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंटली कम है 97 के कंपैरिजन में। अगर हम देखें तो 3% का कुछ वैसे बहुत मायना है नहीं, लेकिन फिर भी 3% जाता है डिजॉल्व स्टेट में। तो ये डिजॉल्व होके चला जाता है और प्लाज्मा में घुल जाता है। इन प्लाज्मा के अंदर तुम्हें पता होगा, पता होना भी चाहिए कि काफी सारा पानी है। तो उसी पानी के अंदर ये घुल के चला गया, ऐसे समझ लीजिए कि वो डिजॉल्व हो गया और चला गया। तो 3% है। अब इस 3% के बारे में अपने को बहुत ज्यादा बॉदर नहीं करना, हमें मेनली उस 97% के बारे में बात करना है, जो कि सभी ऑर्गेनिजम्स में, सभी ह्यूमन बींग्स के अंदर ट्रांसपोर्ट के लिए मेन जो रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। ओके, तो हम अभी फिलहाल यही बात करने वाले हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में बेटा? हम ये बात कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में कितना और कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, इसके बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। ठीक है बच्चे, तो आई रियली होप कि आप बिल्कुल कनेक्ट कर पा रहे होंगे डॉट्स को, और लास्ट में हम क्या है कि इन सभी डॉट्स को जब जोड़ देंगे आपस में, तो यू विल गेट अ वेरी क्लियर इमेज ऑफ एवरीथिंग। जो भी हम अभी पढ़ रहे हैं उसकी एक बहुत अच्छी क्लियर इमेज आपको बनेगी। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या लिख रहे हैं कि ईच मॉलिक्यूल, हर एक जो मॉलिक्यूल है हमारा हीमोग्लोबिन का, ईच मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, इट इज बेसिकली, it can bind to four molecules of oxygen। पहली चीज, सबसे पहली चीज कि एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है उसके साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आपस में बाइंड हो सकते हैं। 4 मॉलिक्यूल्स आपस में बाइंड हो सकते हैं। तो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, जिसको मैं ऐसे Hb करके रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, Hb करके मैंने रिप्रेजेंट किया। तो ये एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ सकते हैं 4। तो जैसे पहला ऑक्सीजन जुड़ेगा, तो ये बनेगा HbO2 बनेगा ना। फिर एक और ऑक्सीजन आकर जुड़ेगा, तो अब ये बन जाएगा HbO4। फिर एक और ऑक्सीजन आकर जुड़ेगा, तो ये बनेगा HbO6। फिर ये एक और ऑक्सीजन आकर जुड़ेगा, तो ये आपस में ये जुड़ के बनेगा HbO8। और ऐसे करके आप देखेंगे कि टोटल हमारे पास 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऐसे दिखा सकता हूँ आपको, ये पहला ऑक्सीजन था, ये दूसरा ऑक्सीजन था, ये तीसरा और ये चौथा। और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात हो रही है ना बेटा, यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स लिखा मैंने, 4 एटम नहीं लिखा कि O4 होना चाहिए सर, नहीं, O8 इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में तो डाइऑक्सीजन होता है ना, दो एटम्स होते हैं ऑक्सीजन के, तो ये ऐसे आकर आपस में जुड़ेगा। तो हम इसको ऑक्सीमोग्लोबिन को जब ये पूरी तरीके से सैचुरेट हो चुका होगा, तो मैं उसको इस तरीके से देखो रिप्रेजेंट कर सकता हूँ HbO8। तो ये मैक्सिमम सैचुरेशन शो कर रहा है। अब इससे ज्यादा और ऑक्सीजन ये कैरी नहीं कर सकता। आ गई बात समझ में? ऑक्सीजन ये कैरी और ज्यादा नहीं कर सकता। अब ऐसा है ना कुछ कि ये एडिशन जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग एडिशन है, इंटरेस्टिंग तरीके से जुड़ता है। कैसे इंटरेस्टिंग तरीके से जुड़ता है सर? मान लो पहला वाला जो ऑक्सीजन जुड़ा उसका जो रेट था दैट वाज R1, ऐसे ही दूसरा ऑक्सीजन जुड़ा उसका रेट था R2, तीसरा ऑक्सीजन जुड़ेगा उसका रेट है R3, और लास्ट में जो ऑक्सीजन जुड़ा उसका है R4। यहाँ पर जो लास्ट वाला रेट है, लास्ट जो ऑक्सीजन जुड़ने का रेट है वो सबसे ज्यादा है इन चारों में सबसे ज्यादा तेजी के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ रहा है वो एक्चुअल में
लास्ट वाला है। ठीक है, मतलब हर ऑक्सीजन के साथ और ज्यादा ऑक्सीजन बाइंड करने की जो इसकी काबिलियत है, इसकी जो एफिनिटी है, वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो मैं इस बात को यहां पर कहीं पे मेंशन कर देता हूं सिंपल सा, दैट क्या विद ईच ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एडेड, affinity for oxygen increases and saturate हो जाएगा आफ्टर फोर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। 4 मॉलिक्यूल्स के जुड़ने के बाद सैचुरेशन आ जाएगा, लेकिन हर बार जब एक पहला वाला जुड़ा तो दूसरा वाला और जल्दी जुड़ेगा, तीसरा वाला उससे भी जल्दी, चौथा वाला सबसे जल्दी, और चौथे के बाद तो सैचुरेशन ही आ गया, पांचवा नहीं जुड़ेगा। ठीक है, तो ये व्यवस्था कुछ इस तरीके की है। ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखने वाली है, यहाँ पर थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। अब एक इंपॉर्टेंट बात और है बेटा कि जिस हीमोग्लोबिन की हम बात कर रहे हैं, इस हीमोग्लोबिन के पास अपना आयरन है। आयरन होता है Fe2 पॉजिटिव में, आयरन कंटेनिंग ये पिगमेंट है हीमोग्लोबिन। और देखो, इतना ऑक्सीजन जुड़ने के बाद भी आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, वो Fe2 पॉजिटिव ही रहती है। हर स्टेप पे आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो Fe2 पॉजिटिव है, Fe2 पॉजिटिव। मतलब बेसिकली आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ऐड ऑक्सीजन के ऐड होने से बदल ही नहीं रही, ऑक्सीडेशन स्टेट इज सेम एज इट वाज अर्लियर। और क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल भी बदल नहीं रहा, इसीलिए हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं बोलते, हम बोलते हैं इसे ऑक्सीजनेशन। यहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन बोलते हैं कि ऑक्सीजनेट हो रहा है, ऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, ऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। इसके अलावा एक बात और इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखने वाली है, वो ये कि फॉर्मेशन जो होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, तो आप खुद सोचो भाई, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहे हैं यानी कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन को बाइंड कर रहे हैं, तो जितना ज्यादा ऑक्सीजन होगा उतना ही ज्यादा ये जल्दी जल्दी बनेगा। तो इट इज फेवर्ड बाय, इसको कौन है जो फेवर कर रहा है? इसको फेवर कर रहा है हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हाई PO2। ठीक है, हाई PO2, तो ये सबसे ज्यादा फेवर करता है। जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के भी चांसेस बढ़ते जाएंगे, उसके ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग है वो जल्दी जल्दी हो पाएगी। अब इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि किन कंडीशन में ऑक्सीजन अपने हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है या डिसोसिएट होता है, हम एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट पढ़ते हैं, विच इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। हम पढ़ते हैं बेटा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को हम थोड़ा समझने की कोशिश करें अगर, तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में हमारे पास बेसिकली दो चीजें हैं। सबसे पहले तो हम एक तरफ प्लॉट कर रहे हैं बेटा, किसको? एक तरफ हम प्लॉट कर रहे हैं पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का। ठीक है, और एक तरफ हम प्लॉट कर रहे हैं मैक्सिमम सैचुरेशन। किसका मैक्सिमम सैचुरेशन बेटा? मैक्सिमम सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो परसेंटेज सैचुरेशन, मैक्सिमम सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन परसेंटेज, कि कितना परसेंट हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो गया है। तो जब हम ये ग्राफ प्लॉट करते हैं PO2 वर्सेस मैक्सिमम सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, तो ये ग्राफ हमें कुछ इस तरीके से मिलता है बेटा, वी गेट अ सिग्मॉइड ग्राफ। इस ग्राफ को, ये जो नियरली एस शेप का ग्राफ दिखता है ना, इसको हम नाम देते हैं सिग्मॉइड ग्राफ। क्या नाम देते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं सिग्मॉइड कर्व। ठीक है, तो ये सिग्मॉइड सा एक कर्व आता है। अब आप ये पूछ सकते हैं बेटा कि ये सैचुरेशन सर क्यों आ गया, व्हाई इज इट गेटिंग सैचुरेटेड? तो देखो, सैचुरेशन इसलिए आ रहा है क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि तुम ऑक्सीजन बढ़ाते ही चले जा रहे हो और सारा का सारा ऑक्सीजन बाइंड भी होता जा रहा है, क्योंकि किसी भी गिवन इंस्टेंस पे हीमोग्लोबिन का अमाउंट तो बॉडी के अंदर फिक्स है, और एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन से बाइंड हो सकता है ये भी फिक्स है। तो इसीलिए ऑब्वियस सी बात है कि सैचुरेशन आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी कर लो, सैचुरेशन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए आ रहा है क्योंकि यहां पर अमाउंट हीमोग्लोबिन का फिक्स होता है, अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज फिक्स्ड, पहली बात। और दूसरी चीज बेटा ये है कि द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स
जो बाइंड हो सकते हैं, किसके साथ बाइंड हो सकते हैं, दैट कैन बाइंड टू हीमोग्लोबिन, ये भी फिक्स होता है, ठीक है, इज ऑल्सो फिक्स्ड। तो ये दोनों ही बातें फिक्स्ड हैं, इस वजह से आप देखेंगे कि यहां पर एक सैचुरेशन आ रहा है, ठीक है। तो सर ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि एल्वियोलाई के आसपास हाई पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, तो वहां पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। लेकिन टिश्यूज के अंदर अचानक से जब पहुंचता है तो वहां पे सारा का सारा ऑक्सीजन डिसोसिएट क्यों होने लगता है, इस चीज को एक्सप्लेन करता है हमारे पास एक रूल, एंड दैट रूल इज कॉल्ड बोर्स इफेक्ट, बोर्स रूल। कौन सा रूल है बेटा, कौन सा इफेक्ट है, बोर्स इफेक्ट है। तो बोर्स इफेक्ट जो है ये क्रिश्चियन बोर ने दिया था, और इन्होंने बताया कि भाई देखो ऐसा है कि कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जहां पर ऑक्सीजन और उसकी हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग है वो अफेक्ट होती है, वो ठीक से नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व डिस्टर्ब हो जाता है। ये जो कर्व है ये ठीक से नहीं दिखता हमें, मतलब कुल मिलाकर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं रह पाता, ठीक है। तो हम इसको समझते हैं। तो अकॉर्डिंग टू, मैं पहले स्टेटमेंट लिख दे रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन बोर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन बोर, अंडर स्पेशल कंडीशंस, अंडर द कंडीशंस, कौन सी कंडीशंस है भाई, तो वो कंडीशंस को भाई एक बार लिस्ट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अंडर द कंडीशंस ऑफ हाई टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज्यादा हो, ठीक है बेटा, अगर हाई टेम्परेचर हो और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा हो, PCO2 ज्यादा हो, PO2 कम हो, ठीक है, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो, और अगर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो यू ऑलरेडी नो दैट pH इज लो, pH कम होगा। और साथ में ऐसा भी हो सकता है कि उस जगह पर एक्यूमुलेशन हो बेटा, एक्यूमुलेशन हो किसका, एक्यूमुलेशन ऑफ BPGA, एक्यूमुलेशन ऑफ BPGA, BPGA का मतलब हो गया बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड BPGA ये एक ग्लाइकोलिटिक इंटरमीडिएट है। आप कभी ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि टिश्यूज के अंदर जब रेस्पिरेशन बढ़ रहा होता है उस समय पर ये दिखता है हमें। तो इन सभी कंडीशंस में जो हमारा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता है ना, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, इन सभी कंडीशन में शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स राइट, शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स राइट। किसका राइट, हमारा राइट। तो जैसे ये है, इस एरो को देखिए जरा आप, ये ऐसे राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो सर राइट की तरफ शिफ्ट होने से हमें क्या मतलब, क्या इंप्लीकेशन है, ये मतलब क्या है इसका, राइट की तरफ शिफ्ट हो गया तो राइट की तरफ शिफ्ट होने का क्या इंप्लीकेशन है, या इससे क्या बात हो सकती है, हम क्या समझ सकते हैं, मैं समझाता हूं आपको। पर अभी के लिए आप ये समझें कि ये जब राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। अब सर मतलब क्या है, क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, तो देखो समझो, ये वाला जो पॉइंट है जिसको मैंने अभी यहां पर ऐसे मार्क किया, दिस पॉइंट, ये वो पॉइंट है जहां पर जितना मैक्सिमम सैचुरेशन हो सकता था वो हो चुका है। दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सैचुरेशन। तो मैं इसको, लेट मी लेबल, मैं इसको बोल रहा हूं एस मैक्स। आ रही है बात समझ में। तो ये वाला जो पॉइंट है दिस इज कॉल्ड एस मैक्स। तो अगर ये पॉइंट एस मैक्स है बेटा तो यहां कहीं इसका आधा होगा, दिस इज कॉल्ड एस मैक्स बाय 2, होगा या नहीं, सैचुरेशन का आधा होगा। अब सैचुरेशन वाले पॉइंट के, मैक्सिमम सैचुरेशन वाले पॉइंट के आधे वाले पॉइंट पर आने के बाद जो तुम्हें पार्शियल प्रेशर दिखता है ना बेटा ऑक्सीजन का, इसे हम कहते हैं P50 वैल्यू। व्हाट इज दिस पर्टिकुलर वैल्यू कॉल्ड, दिस वैल्यू इज कॉल्ड P50 वैल्यू। तो आप देख सकते हो क्लियरली कि जब ये ग्राफ राइट की तरफ शिफ्ट होता है तो P50 वैल्यू भी बढ़ रही है। हाँ सर बिल्कुल बढ़ रही है, तो मैं क्या करूं, इसको मैंने नाम दे दिया P50 डैश। आ रही है बात समझ। तो एक P50 वैल्यू है और एक P50 डैश वैल्यू है। तो सर मतलब क्या है, आप तो मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ भी बोले जा रहे हो आप तो, है ना, ऐसा फील हो रहा है कि सर आप तो मतलब आज कुछ भी बोले जा रहे हो। नहीं बेटा ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा, मैं समझाता हूं आपको। एक्चुअल में ये जो P50 वैल्यू है ये बहुत ही सिग्निफिकेंट बात बताती है हमें, ठीक है। जो ये जो P50 वैल्यू होती है ना, ये P50 वैल्यू एक्चुअल में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा एफिनिटी के,
इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एफिनिटी। एफिनिटी किसकी? एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू ऑक्सीजन। P50 वैल्यू एफिनिटी को रिप्रेजेंट करता है। किसकी एफिनिटी को बच्चे? हीमोग्लोबिन की एफिनिटी को। किसके लिए? किसके लिए है ये एफिनिटी? ये एफिनिटी आपको मिलती है ऑक्सीजन के लिए। मतलब ये कि जितना ज्यादा P50 वैल्यू होगा बेटा, जितना ज्यादा P50 वैल्यू होगा उतना ही हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से बाइंड होने में समस्या आ रही है। इसका मतलब ग्राफ पे हम इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जितना ज्यादा P50 का वैल्यू होगा, जितना ज्यादा होता जाएगा ये P50 वैल्यू। P50 वैल्यू क्या था? मैक्सिमम सैचुरेशन के हाफ सैचुरेशन पर, मैक्सिमम जितना सैचुरेशन हो सकता था, मान लो 100 हो सकता था, 98 हो सकता था, तो उसका आधा, 100 है तो 50, 98 है तो 49, तो 49 तक पहुंचने में जितना ऑक्सीजन लग गया इसको, उसको हमने बोला है P50 वैल्यू। ठीक है, तो ये जो P50 वैल्यू है ये रिप्रेजेंट कर रही है एफिनिटी। जितनी ज्यादा होगी किसी भी सर्कमस्टांस में P50 वैल्यू, इसका मतलब है हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से बाइंड होने में उतनी ज्यादा समस्या आ रही है, उतनी दिक्कत हो रही है, उसको नहीं होना बाइंड ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन के प्रति जो उसका लगाव था वो कम होता जा रहा है। ये मतलब है P50 वैल्यू का। अब आप बोर्स इफेक्ट दोबारा पढ़ो। मैंने बोला कि बोर्स इफेक्ट में कि क्रिश्चियन बोर के हिसाब से जब टेम्परेचर ज्यादा हो, PCO2 ज्यादा हो, ऑक्सीजन कम हो, H+ आयन ज्यादा हो, एक्यूमुलेशन हो रहा हो BPGA का, तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व राइट की तरफ घूमता है। तो जैसे ही ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बेटा राइट की तरफ जाएगा, P50 वैल्यू बढ़ जाएगी। अरे P50 वैल्यू बेटा बढ़ जाएगी। तो यहां पर मैं लिख देता हूं अगला पॉइंट, देयर विल बी इंक्रीज इन, there will be increase in P50 वैल्यू। ठीक है, तो P50 वैल्यू में इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रही है P50 वैल्यू। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी चीज ये कि P50 वैल्यू अगर बढ़ रही है, इसका मतलब हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है फॉर ऑक्सीजन वो डिक्रीज हो रही है, इज डिक्रीजिंग, इज डिक्रीजिंग। ये बात आई समझ में या नहीं? तो ये डिक्रीज हो रही है। तो सर जब ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी हीमोग्लोबिन की डिक्रीज हो रही होगी तो इसका इंप्लीकेशन क्या पड़ेगा बेटा? इंप्लीकेशन ये पड़ेगा कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से को जो बाइंड है वो छोड़ देगा, ऑक्सीजन को छोड़ देगा, ऑक्सीजन से बाइंड नहीं रह पाएगा। और कमाल की बात पता है बेटा क्या? कमाल की बात बेटा ये है कि ये जितनी भी कंडीशंस तुमने देखी है ना, हाई टेम्परेचर, हाई PCO2, हाई H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये सभी चीजें टिश्यूज में होती हैं। तो मैं यहां लिख रहा हूं कि all the above conditions are there in टिश्यूज। तो टिश्यूज में ये सारी कंडीशंस होती है, और टिश्यूज के अंदर अगर ये सारी कंडीशंस होंगी तो सिंपल होता है कि वहां पर जो HbO8 था ये डिसोसिएट हो जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट हो जाएगा और डिसोसिएट होकर ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। तो टिश्यू में ऑक्सीजन रिलीज कैसे हो रहा है ये भी हमने क्लियर कर लिया, देख लिया, और ये बोर्स इफेक्ट एक्सप्लेन करता है। और ये HbO8 कौन था बेटा? ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन था। अगर आप याद करो तो दिस वाज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन टिश्यूज में जाकर क्यों रिलीज कर पा रहा है, ये बात अब आपको थोड़ी सी समझ में आती है। आ रही है बात समझ में या नहीं? ठीक है, तो आई रियली होप कि ये बात थोड़ी थोड़ी समझ में आई होगी। P50 वैल्यू का मतलब मैक्सिमम सैचुरेशन के आधे सैचुरेशन पर जो पार्शियल प्रेशर है। P50 वैल्यू अगर बढ़ रही है, किसी भी ग्राफ को देखकर किसी भी कंडीशन में अगर हमें ऐसा लगता है कि नहीं P50 वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब है कि भाई बाइंडिंग एफिनिटी कम हो रही है, हीमोग्लोबिन बाइंड ही नहीं होना चाह रहा ऑक्सीजन से, या बाइंड भी है तो छोड़ देगा। और P50 वैल्यू अचानक से बढ़ने लगती है जब टिश्यू के पास जाता है। क्यों? किन कंडीशंस में? ये कंडीशंस में, हाई टेम्परेचर, हाई PCO2, हाई H+ आयन, लो PO2, pH कम होना, BPGA का एक्यूमुलेशन होना, और ये सभी कंडीशंस टिश्यू में होती है। इसीलिए टिश्यूज के अंदर पहुंचते ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट होकर ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। और इस चीज को सबसे पहले एक्सप्लेन किया क्रिश्चियन बोर ने, उसी को हम कहते हैं बोर्स इफेक्ट। तो आई रियली होप कि ये बात आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आई होगी। ठीक है, तो आई रियली होप कि ये बात आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आई होगी। ठीक है ना? अब हम इसी ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड एक दो छोटी छोटी बातें और करते हैं। ठीक है, तो एक दो छोटी छोटी बातें और करते हैं, कवर करते हैं इसको। ठीक है,
तो हमने वॉर्स इफेक्ट पढ़ लिया, ये भी देख लिया कि टिश्यूज के अंदर ऐसा क्या हो रहा है कि टिश्यूज के अंदर पहुंचते ही ऑक्सीजन डिसोसिएशन हो जा रहा है। अब हम यहाँ पर कुछ एक आध बड़े स्पेशल से केसेस देखेंगे। तो हम सबसे पहले एक नोट की फॉर्म में लिख रहे हैं कि जो फीटस होते हैं ना बेटा, फीटस, फीटस समझते हैं आप लोग, अनबॉर्न बेबी जो अभी मदर के यूट्रस में ही है, माँ की कोख में ही है, ऐसे एक बच्चे को, ऐसे एक छोटे से बेबी को हम फीटस कहते हैं। तो जो फीटस है ना, उसका जो हीमोग्लोबिन होता है ना बेटा, फीटस का जो हीमोग्लोबिन होता है, तो हम उसे फीटल हीमोग्लोबिन कहते हैं, फीटल हीमोग्लोबिन कहते हैं उसे। आ रही है बात समझ में? और फीटल हीमोग्लोबिन जो है, इसके पास हाइयर एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए, हाइयर एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। अब हाइयर एफिनिटी होती है, ये मैं आपको बता रहा हूं, क्यों होती है ये मुझे आप बताओगे कमेंट सेक्शन में। जब भी आप ये वीडियो देखो, आप मुझे बताना कमेंट करके कि हाइयर एफिनिटी की फीटस को जरूरत क्या है, ठीक है। और एज अ रिजल्ट, क्योंकि हाइयर एफिनिटी होती है, तो देखो एफिनिटी जब कम हो रही थी, ध्यान दो इधर, एफिनिटी जब कम हो रही थी तो ग्राफ जो है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा था। अब मैं बोल रहा हूं कि भाई इसकी एफिनिटी ज्यादा है, तो ज्यादा है तो ग्राफ किस तरफ शिफ्ट होगा बेटा? ग्राफ शिफ्ट होगा लेफ्ट की तरफ। तो एज अ रिजल्ट जो इसका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता है, एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व किसका बेटा, किसका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ फीटल हीमोग्लोबिन, फीटस का जो हीमोग्लोबिन है, तो हम फीटस हीमोग्लोबिन को ऐसे HbF से रिप्रेजेंट कर देते हैं, शिफ्ट टूवर्ड्स, या ऐसे कह लो, शिफ्ट भी मत लिखो, सीधा ही लिख लो कि इज टूवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट की तरफ दिखता है। किसके कंपैरिजन में लेफ्ट की तरफ दिखता है? तो देखो जरा, मैं डायग्राम बना देता हूं, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर एक ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बना रहे हैं, और इस ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के पास ऑब्वियस सी बात है, इस पे हम PO2 को प्लॉट करेंगे और यहाँ पर परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इसको लेबल करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास एक इस तरीके से तुम्हें ये एक ग्राफ दिखता है, सिग्मोइड ग्राफ, एंड आई एम अज्यूमिंग कि ये जो अपना पर्टिकुलर एक ग्राफ है, ये है HbA का। मान लेते हैं कि ये किसका है बेटा? HbA। HbA स्टैंड्स फॉर हीमोग्लोबिन ऑफ एडल्ट्स, एडल्ट हीमोग्लोबिन की बात हो रही है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई फीटस के हीमोग्लोबिन का एफिनिटी ज्यादा है, तो इसका मतलब वो ग्राफ तुम्हें ऐसा दिखेगा। तो ये जो येलो वाला ग्राफ हमने बनाया है, दिस इज HbF, यानी कि हीमोग्लोबिन, Hb का मतलब हीमोग्लोबिन ऑफ फीटस, फीटस। तो फीटस की जो हीमोग्लोबिन है उसकी एफिनिटी ज्यादा है। तो मेरे को एक बात बताओ बेटा, ग्रेटर एफिनिटी है, और अगर एफिनिटी ज्यादा है तो P50 वैल्यू क्या होगी? लोअर होगी, लोअर P50 वैल्यू। आई रियली होप कि ये बात तुम्हें समझ में आती होगी। P50 वैल्यू क्या था, लगे तो प्लॉट कर लो भाई। ये मान लेते हैं मैक्सिमम सैचुरेशन था, S मैक्स। तो भाई अगर ये S मैक्स था तो यहां कहीं पर क्या होगा भाई? S मैक्स बाय 2 होगा, और S मैक्स बाय 2 के करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, उसी को हम क्या बोलते हैं? P50। तो ये वाला जो वैल्यू है, दिस इज द P50 फॉर फीटस, और ये वाला जो वैल्यू है, दिस इज P50 फॉर एडल्ट। अब देख लो कम किसका है, ऑब्वियस सी बात है, P50 फॉर फीटस इज लेस देन P50 फॉर एडल्ट। और क्योंकि एफिनिटी इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है बेटा, है ना, एफिनिटी के इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है, तो यहां पर अगर मेरे को एफिनिटी लिखना हो, तो एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन ऑफ फीटस इज मोर देन एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन ऑफ एडल्ट्स। तो ये बात आई रियली होप कि आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी। तो ये सबसे पहला हमारा नोट था, हमने किसको कंपेयर किया? एक एडल्ट और एक फीटस के हीमोग्लोबिन को, और हमने देखा, हमने पाया कि फीटस का जो हीमोग्लोबिन है वो एडल्ट के हीमोग्लोबिन के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो ज्यादा एफिनिटी शो करता है ऑक्सीजन के लिए। आ गई बात समझ में या नहीं? ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड एक और नोट है, उसके बारे में बात करते हैं। और इस नोट में हम एक बात करेंगे अलग से पिगमेंट की, जो कि मिलता जुलता तो होता है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। मायोग्लोबिन के बारे में बात करेंगे। मायोग्लोबिन जो है ये एक रेडिश पिगमेंट है, इट इज अ रेडिश पिगमेंट, and this reddish pigment is found
इन मसल्स, और जिन मसल्स के अंदर ये मिलता है, जिन मसल्स के अंदर ये मिलता है उन मसल्स में रेड कलर आने की वजह से हम इन मसल्स को बोलते हैं रेड मसल फाइबर्स। क्या नाम देते हैं बेटा इनको हम? रेड मसल फाइबर्स। अब मायोग्लोबिन जो है ये हीमोग्लोबिन से थोड़ा अलग इसलिए है क्योंकि मायोग्लोबिन कैन बाइंड टू ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, सिर्फ एक ही ऑक्सीजन से बाइंड कर सकता है। तो जैसे ही ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ भी ये कांटेक्ट में आएगा, जैसे ही एक मॉलिक्यूल के साथ भी ये कांटेक्ट में आएगा, ये सैचुरेशन शो करेगा। इसीलिए इसका जो हम ग्राफ देखते हैं तो वो बहुत ही अलग आता है। इसका जो परसेंटेज सैचुरेशन आता है वो बहुत अलग आता है। तो मायोग्लोबिन का जो हम परसेंटेज सैचुरेशन बनाते हैं वो ग्राफ देखो कैसा आ रहा है बेटा। वो ग्राफ कुछ इस तरीके का ऐसा आता है ग्राफ, ऐसा। तो दिस इज द ग्राफ इन केस ऑफ मायोग्लोबिन, और ये मैक्सिमम सैचुरेशन है। आ रही बात समझ में? तो ऐसा क्यों आया सर ग्राफ? क्योंकि जैसे ही एक ऑक्सीजन मिलेगा ये मैक्सिमम सैचुरेशन की तरफ चला जाएगा, उसके ऊपर तो जाना ही नहीं है इसको, एक ही तो ऑक्सीजन से बाइंड करता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो इसको हम हीमोग्लोबिन से कंपेयर नहीं करते, दैट विल बी अ वेरी फूलिश कंपैरिजन, बिकॉज हीमोग्लोबिन तो बेटा 4 ऑक्सीजन से बाइंड कर पा रहा है, ये तो एक ही से कर पा रहा है। ठीक है, लेकिन ये बात जरूर है कि एक से कर पा रहा है तो तुरंत करता है, तुरंत सैचुरेट हो जाता है, तो सैचुरेशन बड़ी जल्दी आ जाता है, बहुत क्विक सैचुरेशन शो करता है मायोग्लोबिन। आ गई बात समझ? आ रही बात समझ में? अब हम एक छोटा मोटा कुछ न्यूमेरिकल फैक्ट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं बेटा। तो कुछ न्यूमेरिकल फैक्ट्स हैं। कैसे, क्या फैक्ट है सर? तो बहुत सिंपल है, बहुत ही इजी चीजें हैं ये। जैसे कि एक तो हम ये देखते हैं कि बेटा 1 ग्राम जो हीमोग्लोबिन होता है वो करीब करीब 1.34 ml ऑक्सीजन का कैरी करता है। तो ये न्यूमेरिकली कैलकुलेटेड कुछ तरीके होते हैं जिससे हमें पता लगा पाए हैं। और हमें ये भी पता है बेटा कि 100 ml जो ब्लड होता है हमारा, 100 ml ऑफ ब्लड, उसके अंदर करीब करीब 15, अगर हम एक एवरेज ले लें तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। तो उसके हिसाब से ऑक्सीजन कितना कैरी करेगा ये? तो 15 इंटू 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन, ये इतना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा। एंड दिस वैल्यू टर्न्स आउट टू बी नियरली 20 ml, लगभग अप्रोक्सीमेटली 20 ml के आसपास ये आती है वैल्यू। आ रही है बात समझ में? लेकिन एक्चुअल में ये 20 ml 100 ml ब्लड लेकर तो जा रहा है ऑक्सीजन को, लेकिन एक्चुअल में टिश्यूज तक पहुंचा रहा है सिर्फ 5 ml, बट ओनली 5 ml of oxygen is actually delivered to tissues, by 100 ml of blood. तो बाकी का जो है वो नहीं जा पा रहा, बाकी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो 20 में से करीब करीब 20 ml के आसपास ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, लेकिन जब एक्चुअल ट्रांसपोर्ट की बात आ रही है तो सिर्फ 5 ml ही टिश्यूज की रिक्वायरमेंट है, उतना ही वहां पहुंच पा रहा है। अब अगर मान लीजिए कि कोई बंदा है जो वर्कआउट वगैरह कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह हो रही है उसकी ज्यादा, तो फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह के केस में उसकी क्या होगा, उसका क्या होगा बेटा? उसका एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, और एनर्जी रिक्वायरमेंट अगर बढ़ेगा तो उसको ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। तो उस केस में जो डिलीवर्ड अमाउंट होता है ऑक्सीजन का वो भी बढ़ने लगता है, फिजिकल एक्टिविटीज के केस में बढ़ने लगेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है आराम से बैठा है और उस केस में तुम देखोगे तो ये लगभग 100 ml जो ब्लड है वो टिश्यूज तक पहुंचाता है, सिर्फ 5 ml ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हमारे इस डिस्कशन का एक छोटा सा पार्ट था जिसमें हमने ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व पढ़ा, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट पढ़ा। ठीक है, तो आई रियली होप कि ये सेशन आपको यूजफुल लगा होगा। अब जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी, नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा बेटा, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट। छोटा पार्ट है वो भी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक बार में एक ही गैस का ट्रांसपोर्ट पढ़ें, आराम से पढ़ लें, एनसीईआरटीज वगैरह को भी अपनी एनसीईआरटीज को रीड कर लें साथ साथ। और उसमें अगर कुछ डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं अगले वीडियो के अंदर उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। और अगेन मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने वैल्यूएबल जो सजेशंस हैं उन्हें कमेंट करके हमें बताएं, ठीक है। एंड आई रियली होप कि आपको ये सीरीज़ पूरी पसंद आ रही होगी और आप हमारे साथ बने रहेंगे, और इस चैनल को आप जैसे भी पसंद कर रहे हैं ऐसे ही आगे इसको और सपोर्ट करते रहें। और इसी के साथ आई विल टेक अ लीव फॉर नाउ। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस।